एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाटरमेलन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और शेयर करें। चलो बच्चों, लास्ट क्लास में बच्चे हमने बॉटल गॉर्ड, बिटर गॉर्ड, कुकुम्बर, इन सारी की सारी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, इन सारे के सारे कुकुरबिट्स के बारे में जाना था। आज हम वाटरमेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाटरमेलन यानी कि तरबूज। तुम लोग खाते हो ना, गर्मियों में आते हैं तरबूज, ठंडक देता है बॉडी को। तो उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे यार किस तरीके से वाटरमेलन को लगाया जाता है, कितना इसके लिए, क्या इसके लिए जलवायु होना चाहिए, क्या इसके लिए सॉइल होना चाहिए, सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले वही उसके नामकरण के साथ हम शुरू करेंगे कि नाम क्या होता है। सबसे पहले हम नाम की बात करें तो अगर हम बात करते हैं बच्चे इसके नाम की, तो इसका नाम होता है सिट्रुलस लेनेटस। सिट्रुलस लेनेटस और सिट्रुलस वल्गैरिस। सिट्रुलस लेनेटस या सिट्रुलस वल्गैरिस, ये दोनों के दोनों नाम इसके होते हैं। ये दोनों के दोनों नाम इसके होते हैं बच्चे। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, सिट्रुलस लेनेटस और सिट्रुलस वल्गैरिस। ठीक है। अगर फैमिली की बात करें, फैमिली तो वही है, कुकुरबिटेसी फैमिली। फैमिली तो वही चली हुई है। फैमिली आ जाती है इसकी कुकुरबिटेसी फैमिली। क्रोमोसोम नंबर अभी तक क्या चला हुआ है? 22 चला हुआ था। कुकुम्बर को छोड़ के अभी तक हमने जितने भी कुकुरबिट्स पढ़े हैं उनका क्रोमोसोम नंबर है 22। ठीक है। और ऑरिजिन की बात करते हैं बच्चे, तो ऑरिजिन आता है ट्रॉपिकल अफ्रीका। अगर हम ऑरिजिन की बात करते हैं तो इसका ऑरिजिन आ जाता है ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो ये हमने पढ़ लिया क्या? ये हमने पढ़ लिया नॉट कुकुम्बर, वाटरमेलन का नाम क्या नाम है? सिट्रुलस लेनेटस। सिट्रुलस लेनेटस और सिट्रुलस वल्गैरिस। क्रोमोसोम नंबर है 22, फैमिली है इसकी कुकुरबिटेसी। और अगर हम इसकी ऑरिजिन की बात करें तो इसका ऑरिजिन आ जाता है ट्रॉपिकल अफ्रीका। अगर ऑरिजिन की बात करें तो ऑरिजिन आ जाता है ट्रॉपिकल अफ्रीका। अब देखो वाटरमेलन के क्या यूजेस हो सकते हैं। अब हम बोलते हैं ना यार गर्मियों में वाटरमेलन खाना चाहिए, पानी की मात्रा पूरी होगी, पानी की मात्रा पूरी होगी, वो नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगी। तो पानी, इसमें बहुत मात्रा में पानी पाया जाता है। विटामिन और मिनरल बहुत कम पाए जाते हैं, बट वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। और रिफ्रेशिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। जब हम वाटरमेलन के जूस को पीते हैं, हाँ, ठंडक मिल जाती है, हमारे सीने को, कलेजे को ठंडक मिल जाती है। ठीक है। तो रिफ्रेशिंग जूस है ये। यूजेस में आप बोल सकते हो कि रिफ्रेशिंग जूस है ये। ठीक है। चलो, अब हमने नामकरण की तो बात कर ली। अब देखते हैं यार कैसी जलवायु इसके केस में चाहिए। अगर मुझे वाटरमेलन को लगाना है तो मुझे वाटरमेलन को किस तरीके की जलवायु चाहिए, किस तरीके का क्लाइमेट होना चाहिए। तो अभी तक जितनी भी कुकुरबिट्स हम पढ़ रहे हैं तो हमने सभी में पढ़ा कि वो वार्म सीजन क्रॉप है, गर्म सीजन की क्रॉप है, वार्म सीजन क्रॉप है। अब हमें ये भी पता चल गया कि चलो वार्म सीजन क्रॉप है। अगर ये वार्म सीजन क्रॉप है तो इसके लिए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर भी तो होगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसकी ग्रोथ के लिए बच्चे होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ कितना होता है? रेंज वही है बच्चे जो आपकी कुकुम्बर के केस में रेंज थी, जो बॉटल गॉर्ड और बिटर गॉर्ड के केस में रेंज थी, रेंज वही है। 24 से लेके 27 डिग्री इसकी रेंज है कि ऑप्टिमम ग्रोथ कुकुम्बर के केस में इस टाइम पे, इस टेम्परेचर पे देखी जाती है। जब टेम्परेचर 24 से लेके 27 डिग्री होगा तो इस टेम्परेचर रेंज पे कुकुम्बर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब बेस्ट अगर हम बोले कि यार जब टेम्परेचर दिन में 30 डिग्री और रात में 20 डिग्री होगा, वो टेम्परेचर बहुत अच्छा माना जाता है या उतना तक टॉलरेट कर सकता है। तो अगर हम बोले कि जो वाटरमेलन है वो कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, तो इट कैन टॉलरेट 30 डिग्री टेम्परेचर दिन का प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रात का। इतना टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकता है कि अगर रात को 20 डिग्री हो गया और अगर दिन में 30 डिग्री हो गया तो इतना टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकता है। अगर इससे ऊपर नीचे टेम्परेचर हो जाए तो वहां पे फिर दिक्कत आ जाएगी। इससे ऊपर नीचे टेम्परेचर हो जाए तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। चलो, अगर हम इसकी फ्रूट क्वालिटी के लिए बताएं, अगर हमने बोला कि यार जब वाटरमेलन बनने वाला है तो वाटरमेलन बनने के लिए बेस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है, बेस्ट टेम्परेचर या कौन सा होता है, या मुझे अगर फ्रूट क्वालिटी के विद रिस्पेक्ट टू देखना है, फ्रूट क्वालिटी के विद रिस्पेक्ट टू बच्चे हाई टेम्परेचर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी
अच्छी मानी जाती है जिस टाइम पे इसकी फ्रूटिंग होती है। अब देखो हम तुमने देखा होगा कि यार समर के टाइम पे वाटरमेलन आता है, मतलब समर के टाइम पे फ्रूटिंग हो रही है उसमें। तो जब समर के टाइम पे उस पर फ्रूटिंग हो रही है तो उस टाइम हाई टेम्परेचर, जब फ्रूट उसमें बन रहा है उस टाइम हाई टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी कम होनी चाहिए। हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी कम होनी चाहिए। तो तुमको क्लाइमेट में याद रखना है वार्म सीजन क्रॉप है, वार्म सीजन क्रॉप है तो इसके लिए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर 24 से लेके 27 डिग्री है। 24 से लेके 27 डिग्री इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए टेम्परेचर तो है, पर ये टॉलरेट कर सकता है। 30 डिग्री दिन में होता है, अगर रात में 20 डिग्री भी होता है तब भी ये टॉलरेट कर सकता है। फिर मैंने बोला अगर मुझे अच्छा खासा फ्रूट प्रोडक्शन चाहिए वाटरमेलन का तो मुझे हाई टेम्परेचर, फ्रूटिंग के टाइम पे हाई टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है और हाई ह्यूमिडिटी का और लो ह्यूमिडिटी का होना बहुत जरूरी है अगर मुझे अच्छी फ्रूट क्वालिटी वाटरमेलन के केस में चाहिए। क्लाइमेट की बात हमने कर ली, आगे बात करते हैं अब हम सॉइल की। हमने जलवायु की बात कर ली, अब सॉइल की बात की जाए कि सॉइल कैसी चाहिए। सॉइल की बात की जाए सॉइल कैसी चाहिए, तो बच्चे अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल तो वही हर क्रॉप में सैंडी लोमी, बॉटल गॉर्ड को छोड़ के, बॉटल गॉर्ड में मैंने आपको सिल्ट लोमी पढ़ाया था। सैंडी लोमी सॉइल अच्छी मानी जाती है। फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, ठीक है, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। अगर मैं चाहती हूं कि अर्ली क्रॉप आए, जल्दी से मुझे वाटरमेलन खाने को मिल जाए, अर्ली क्रॉप के लिए मुझे सैंडी लोमी सॉइल में वाटरमेलन को लगाना है। और अगर मैं चाहती हूं कि मेरे पास वाटरमेलन की उपज यानी कि यील्ड अच्छी आए तो मैं क्लेई सॉइल में उसको लगाऊंगी, मैंने कहा कि इन जनरल जो सॉइल है वो सैंडी लोमी सॉइल अच्छी मानी जाती है, इन जनरल सैंडी लोमी सॉइल अच्छी मानी जाती है वाटरमेलन के लिए, और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। फिर अगर मुझे क्रॉप अर्ली चाहिए, अगेती फसल चाहिए, मुझे चाहिए टाइम से पहले वाटरमेलन तैयार हो जाए, तो मैं उसको सैंडी लोमी सॉइल में लगाऊंगी। पर अगर मैं चाहती हूं कि अच्छी उपज हो मेरे वाटरमेलन की, जो वाटरमेलन प्रोडक्शन हो वो बहुत अच्छा आए, तो उसके लिए मुझे उसको क्लेई सॉइल में लगाना पड़ेगा। इतनी चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब सॉइल में हम और क्या फैक्टर देखते हैं, सॉइल में हम और फैक्टर देखते हैं पीएच। अब इस सिनेरियो में पीएच आपका 6 से लेके 6.5 अप्रोप्रिएट पीएच माना जाता है। इस सिनेरियो में अप्रोप्रिएट पीएच 6 से लेके 6.5 माना जाता है। तो हमने बात कर ली वाटरमेलन के नाम के बारे में, सिट्रुलस लेनेटस होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली है, 2n22 है, ट्रॉपिकल अफ्रीका उसका ऑरिजिन आ जाता है। क्लाइमेट की बात कर ली, वार्म सीजन क्रॉप है, 24 से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ग्रोथ के लिए चाहिए। फिर हमने सॉइल की भी बात कर दी कि इन जनरल यहाँ पे सैंडी लोमी सॉइल चाहिए, और अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच इसमें 6 से लेके 6.5 पीएच चाहिए। डन, 3 चीजें डन हो गई। आगे बात करते हैं अब सोइंग। अब हमने पढ़ लिया कि यार किस क्लाइमेट में लगाना है, अब देख लेते हैं भाई किस सीजन में लगाना है, किस सीजन में हमने इसकी सोइंग करनी है। सीजन ऑफ सोइंग की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में बच्चे इसको नवंबर टू लेके जनवरी में लगाया जाता है, वेयर एज नॉर्थ इंडियन कंडीशन में इसको जैन टू फेब लगाया जाता है। जनवरी से फरवरी हम इसको नॉर्थ इंडियन कंडीशन में लगाते हैं, और वहीं अगर हम साउथ इंडियन कंडीशन में कहें तो उसको नवंबर से लेके जनवरी में लगाया जाता है। अब लगाना कैसे, वही चीज जैसे मैंने तुम लोगों को कुकुम्बर के केस में बताई थी, बिटर गॉर्ड के केस में बताई थी, बॉटल गॉर्ड के केस में बताई थी। हमें रेज्ड बेड बनाने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, सोइंग कहां पे करेंगे, सोइंग हम रेज्ड बेड में करेंगे या फरोज में कर सकते हैं। रेज्ड बेड बना दिए या फरोज बना दी या पिट्स बना दिए, इनमें हम इसकी सोइंग कर सकते हैं। तो सोइंग से पूछा जाए कि सोइंग कहाँ पे की जाती है, कि सोइंग कैसे की जाती है, तो सोइंग के लिए हमें रेज्ड बेड बनाने पड़ेंगे। रेज्ड बेड क्यों बनाते हैं, हर क्लास में मैं तुम लोगों को बोलती हूँ, ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो और सीड जो पौधा हमने लगाया है वहां पे वाटर लॉगिंग ना हो, वहां पे पानी का ठहराव ना हो। और रेज्ड बेड में लगा सकते, फरो बना सकते, क्यारियां बना सकते, उनमें मैंने लगा दिया। और गड्ढे लगाएंगे, जैसे मैंने तुमको बॉटल गॉर्ड के केस में बताया था कि हिल्स या गड्ढे, पिट्स बनाए जाते हैं और हर गड्ढे में 2 से लेके 3 सीड को लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सीजन की बात मैंने कर दी। सीजन में मैंने बोला कि जो आपका साउथ इंडिया है वहां पे नवंबर टू लेके जनवरी में इसकी सोइंग की जाती है, और वहीं नॉर्थ इंडियन कंडीशन में जनवरी से लेके फरवरी इसकी सोइंग की जाती है। इतनी चीजें क्लियर होगी बच्चे, इतनी चीजें क्लियर होगी। अब स्पेसिंग भी तो हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम रेज्ड बेड में इसको लगा रहे हैं, तो रो टू रो डिस्टेंस 2.5 से लेके 3.5
मीटर का होना चाहिए। अगर हम इसको रेज बेड में लगा रहे हैं तो दो रोज के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2.5 से लेके 3.5 मीटर का होना चाहिए। और अगर हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की बात करें, अगर हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो वो 60 से लेके 120 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो वो 60 से लेके 120 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने सीजन की बात करी, नवंबर टू जनवरी में साउथ इंडिया में लगाएंगे, जनवरी टू फरवरी में हम नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में लगाएंगे। रेज्ड बेड में भी लगा सकते हैं, फरोज में भी लगा सकते हैं, पिट्स में भी लगा सकते हैं। अगर मैं रेज्ड बेड में लगा रही हूं तो वहां पे भी तो मुझे रोज बनानी है, तो रोज के बीच में डिस्टेंस मुझे 2.5 से लेके 3.5 मीटर का रखना है। और वहीं अगर हम बात करें दो प्लांट्स के बीच में या दो गड्ढों के बीच में, दो हिल्स, गड्ढों मतलब जहां पे सीड को लगाया जाएगा और जहां पे आपका वाटरमेलन ग्रो होगा, तो दो प्लांट के बीच में डिस्टेंस 60 से लेके 120 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमने सीजन ऑफ सोइंग की बात कर ली और हमने यहाँ पे ये भी बात कर ली कि कितनी स्पेसिंग रिक्वायर है, अगर हम रेज बेड में लगा रहे हैं तो कितनी स्पेसिंग इसके लिए चाहिए रहेगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखो आगे आ जाता है बच्चे, अब क्या होगा, अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने फरोज में लगाना है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने फरोज में वाटरमेलन लगाना है। अब फरोज में अगर मुझे वाटरमेलन लगाना है तो मैं कितना वाटरमेलन लगाऊंगी, तो उसका सीड रेट क्या है। सीड रेट का मतलब मैंने कितना बताया कि प्रति हेक्टेयर मुझे कितना सीड का इस्तेमाल करना है, प्रति हेक्टेयर मुझे कितने सीड का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम सीड रेट की बात करें, इन जनरल 3.5 से लेके 5 केजी सीड प्रति हेक्टेयर, 3.5 से लेके 5 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट इस्तेमाल किया जाता है वाटरमेलन के केस में। और वहीं अगर हम हाइब्रिड सीड की बात करें, वही बच्चे अगर हम हाइब्रिड सीड की बात करें तो हाइब्रिड सीड के केस में क्या होता है, 1.5 से लेके 2.5 किलो सीड लगता है, 1.5 से लेके 2.5 किलो सीड लगता है। और तुम लोगों ने अभी तक हमने जितनी भी क्रॉप करी है, तुम लोगों ने ये चीज देखी होगी कि जहां पे भी हाइब्रिड सीड आ जाते हैं वहां पे सीड रेट कम यूज होता है, वहां पे सीड रेट कम लगता है, पर वहां पे उपज अच्छी खासी आती है। सीड भी बच जाता है हाइब्रिड सीड में और अच्छी खासी उपज भी आ जाती है। तो सोने पे सुहागा दोनों चीजें हमारी हो जाती है कि सीड भी बच जाता है और उपज भी अच्छी आती है। तो सीड रेट की हमने बात करी, 3.5 से लेके 5 किलो सीड हमें वाटरमेलन का लगाना है नॉर्मल सिनेरियो में। अगर F1 हाइब्रिड है तो F1 हाइब्रिड के केस में हमने 1.5 से लेके 2.5 किलो सीड डालना है। अगर F1 हाइब्रिड है तो हमने उस सिनेरियो में 1.5 से लेके 2.5 किलो सीड डालना है। ठीक है, ओके। सोइंग डेप्थ भी याद कर लो कि कितने डेप्थ पे सोइंग करनी है, हमें कितनी डेप्थ पे हमने सोइंग करनी है। तो 2 से लेके 4 सेंटीमीटर की डेप्थ पे सोइंग की जाती है। मान लो ये मेरे पास सॉइल है, कितनी डेप्थ पे मुझे सीड लगाना है, कितनी डेप्थ पे मुझे सीड की सोइंग करनी है, तो कितनी डेप्थ पे की जाती है, 2 से लेके 4 सेंटीमीटर। बच्चे ये क्रैमिंग वाला है तो क्रैमिंग वाला करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें मैं कोई शॉर्टकट आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ कि अच्छा बेटा इस तरीके से याद कर लो, उस तरीके करना तो पड़ेगा। देखो करना तो तुम लोगों को पड़ेगा, हर क्रॉप का सीड रेट, सोइंग कहां पे की जाती है, कैसे की जाती है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो ये हमने बात कर ली सीड रेट की। अब सीड ट्रीटमेंट में हम क्या बोलते थे, सीड ट्रीटमेंट हम क्यों करते थे, मैंने आपको बताया था सीड ट्रीटमेंट क्यों की जाती है। एक तो हमने बोला था कि यार डिजीजेज लगती हैं सीड में, सीड को खराब कर देते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो चीज ना हो, तो इसीलिए मैं सीड को ट्रीट करवाऊंगी। और दूसरा मैं बोलती थी यार मेरा सीड जल्दी से जल्दी जर्मिनेट कर जाए, सीड जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाए, तो सीड जर्मिनेशन जल्दी करने के लिए भी मैं सीड ट्रीटमेंट करती हूँ। तो सीड जर्मिनेशन जल्दी करवाने के लिए हम क्या करते थे, सीड जर्मिनेशन को जल्दी करवाने के लिए हम क्या क्या चीजें करते थे। पहली चीज हम उसको पानी में भिगो के रखते थे, सीड को पानी में भिगो के रखते थे, 6 से लेके 12 घंटे तक हम सीड को पानी में भिगो के रखते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ दिस इज फॉलोड बाय कि जैसे तुम स्प्राउट्स बनाते हो ना, तुमने क्या किया, चने को या मूंग दाल को पानी में भिगो के रखा, फिर जैसे तुम उसको पानी से निकालते हो तुम उसको कपड़े में बांध देते हो, एक मॉइस्ट कपड़े में बांध देते हो, और अगले दिन देखते हो तुम स्प्राउट्स निकल गए हैं, छोटे छोटे उसमें से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, स्प्राउट बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो, पानी में सीड को सोक करके रखा और उसके बाद उसको मॉइस्ट कपड़े में लपेट दो और आपके सीडलिंग्स इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे, या जर्मिनेशन को वो चीज फास्टर कर देगा, अब और किस तरीके से सीड ट्रीटमेंट किया जाता था, और क्या क्या चीजें मैंने तुम लोगों को बताई थी। इथेफोन का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं जर्मिनेशन को इंप्रूव करने के लिए। अब ये इथेफोन क्या है, ये इथेफोन हार्मोन है बेटा, मैंने आपको बताया था इथाइलिन हार्मोन होता है, इथाइलिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है और उसको इथेफोन की फॉर्म में दिया जाता है पौधों में। तो इथेफोन केमिकल का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं सीड में,
सीड में हम इथेफोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि उसमें अर्ली जर्मिनेशन आए, ताकि उसमें अंकुरण जो है वो पहले आ जाए, बीज अंकुरण जल्दी से उसमें हो जाए। अब और बीमारियों के लिए क्या करते थे हम, अगर मैं चाहती हूं कि सीड को कोई डिजीज ना लगे, सीड को सॉइल बॉर्न डिजीजेज ना लगे, सीड को सीड बॉर्न डिजीजेज ना लगे, तो मैंने आपको बताया था हम सीड को थीरम के साथ ट्रीट करते हैं या सीड को कप्तान के साथ ट्रीट करते हैं। इन दो केमिकल के साथ सीड को ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें डिजीजेज ना लग सके। तो हमने पढ़ा यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट और सीड रेट की बात करी तो मैंने बोला नॉर्मल सिनेरियो में सीड रेट 3.5 से लेके 5 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है। अगर हम हाइब्रिड सीड की बात करें तो हाइब्रिड सीड में 1.5 से लेके 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है। फिर हमने बात करी कि यार सीड का उपचार, सीड में क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। सीड की ट्रीटमेंट सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि होती क्यों है, क्यों हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं इसीलिए ताकि बीमारियां ना लगे, ताकि जल्दी से जर्मिनेशन हो सके। अब सीड ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है, सबसे पहला मेथड हम पढ़ते थे कि हम सीड को पानी में डाल के रखते हैं। सीड को पानी में डाल के रखा और उसके बाद उसको मॉइस्ट कपड़े में डाल के रखेंगे, वो चीज उसकी जर्मिनेशन को फास्ट कर देती है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, आपने चने हैं तुम्हारे पास, सूखे चने हैं, एक चने को तुम डायरेक्टली सॉइल में लगा दो और एक चने को तुम भिगो के डाल के सॉइल में लगाओ, तो कौन सा पहले जर्मिनेट करेगा, भिगोया हुआ पहले जर्मिनेट करेगा ना। तो इसीलिए इसकी जो सोकिंग है, इसीलिए इसको पानी में सो करके रखा जाता है, जो कि उसकी जर्मिनेशन को फास्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा इथेफोन, कि इथेफोन से ट्रीट करवा सकती हूँ मैं सीड को, वो भी उसकी जर्मिनेशन को फास्ट करने में मदद करवाएगा। देन मैंने बोला केमिकल का इस्तेमाल लाइक थीरम और कैप्टान। मैंने उसके बाद केमिकल का इस्तेमाल किया थीरम और कैप्टान। थीरम और कैप्टान ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके जो सीड्स हैं उनमें डिजीजेस को आने से रोकते हैं, जो सीड्स हैं उनमें डिजीजेस आने से रोकते हैं, थीरम और कैप्टान। तो ये चीज हो गई, सीड ट्रीटमेंट के बारे में हमने जान लिया, सीड रेट के बारे में हमने जान लिया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज होने वाली है। ठीक है, चलो नोट्स अगर तुमको बनाने हैं तो तुम साथ साथ बना सकते हो। देखो अभी मैं ये कोशिश करूँ कि लिख के करूँ, क्योंकि लिख के तुम्हें याद भी हो जाएंगी चीजें। पीपीटी में ऐसे होता है 3.5 से लेके 5, तो ऐसे लिख के ऐसे होता है कि तुम्हारे पास टाइम भी है खुद भी लिखने का और पढ़ने का भी टाइम है, और मैं 2-3 बार रिपीट भी कर पा रही हूँ इस वजह से, तो इस तरीके से तुमको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी क्रॉप हम इसी तरीके से फिर आगे करेंगे, है ना। आज तो मैंने नोट में इसको नहीं खोला, इसकी पीडीएफ तुमको नहीं मिलेगी, अगली बार मैं नोट में खोल के इसको इसी तरीके से तुमको पीडीएफ दे दूंगी जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब आ जाता है इरिगेशन, सिंचाई। अब तुम खुद सोचो यार, कोई क्रॉप हमने समर सीजन में लगाई है, कोई क्रॉप हमने कोई क्रॉप वार्म सीजन की है, वार्म सीजन क्रॉप है। अब वार्म सीजन क्रॉप अगर है तो उसको पानी की जरूरत तो पड़ेगी, बहुत पानी की जरूरत पड़ेगी, तो इरिगेशन हम करेंगे, ऑब्वियसली हम करेंगे। तो हर 4 से लेके 6 डे के इंटरवल पे, क्या हो गया इसको, हाँ, हर 4 से लेके 6 डेज के इंटरवल पे हमने इरिगेशन करनी है। और वाटरमेलन के केस में बच्चे लाइट इरिगेशन अच्छी होती है। लाइट इरिगेशन का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा पानी देना। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक बार ही भर के दे दिया, यार कौन देगा, हफ्ते भर के लिए दे दिया मैंने पौधों को पानी। लाइट इरिगेशन करना है, थोड़ी थोड़ी इरिगेशन करनी है। ठीक है, ओके। और हाँ, एक चीज और है, इरिगेशन मैंने बोला 4 से 6 दिन के गैप के बाद करनी है। लाइट इरिगेशन हमने वाटरमेलन के केस में देनी है। नेक्स्ट आ जाता है ओवर इरिगेशन नहीं करनी है, वही ज्यादा इरिगेशन नहीं करनी है, स्पेशली फ्रूटिंग के टाइम पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इरिगेशन में पता होने चाहिए कि 4 से 6 दिन के इंटरवल के बाद हमने इरिगेशन करनी है। लाइट इरिगेशन इज रिकमेंडेड फॉर वाटरमेलन और फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे। फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे ओवर इरिगेशन को अवॉइड किया जाए। फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे ओवर इरिगेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ओवर इरिगेशन की वजह से फ्रूट के फटने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, फ्रूट के फटने के चांसेस हो जाते हैं, या फ्रूट जो है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा बनेगा, शुगर कम बनेगा। तो तुमने कभी कभी देखा होगा, तुम वाटरमेलन खाते हो, वो बहुत ऐसा होता है यार मीठा ही नहीं है, ऐसा लगता है पानी पी रहे, तो वो सिचुएशन आपकी ओवर इरिगेशन की वजह से आ सकती है। वो सिचुएशन, वो सिनेरियो आपको ओवर इरिगेशन की वजह से देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो इरिगेशन की बात कर ली, अब आ जाते हैं न्यूट्रिएंट पे, अब आ जाते हैं पोषण पे। हमने पोषण कैसा देना है अगर हमें वाटरमेलन को उगाना है अच्छे से। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिएंट हमने किस किस तरीके के देने हैं। तो सबसे पहले वही FYM,
FYM देंगे, अप्लाई FYM। अब देखो तुमको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा बच्चे, अब आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि अगर इरिगेशन है तो इरिगेशन में किस तरीके से लिखा जाएगा, अगर आपका न्यूट्रिएंट है तो न्यूट्रिएंट में किस तरीके से लिखा जाएगा, वीड मैनेजमेंट है तो हाथ से वीडिंग की जाएगी, किसी केमिकल से वीडिंग की जाएगी, PGR है मतलब कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर फ्रूट सेट कर रहा है, कोई फ्लावरिंग कर रहा है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में ये सारी चीजें लिखी जा रही है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसको लिखना है, ठीक है। तो वैसे इजीली याद भी हो जाएगा तुम लोगों को। ओके चलो, तो हमने क्या बोला, सबसे पहले मैं बोल रही हूं अप्लाई 30 to 40 टन FYM प्रति हेक्टेयर। अब आ गया हमारा एक ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट? अभी तक जितनी भी क्रॉप हमने पढ़ी है, अभी तक हमने जितनी भी क्रॉप पढ़ी है वहां पे मैंने तुम लोगों को 25 से लेके 20 to 25 टन बताया है, पर इस सिनेरियो में आपको 30 से लेके 40 टन FYM प्रति हेक्टेयर मैंने बताया है। इस सिनेरियो में मतलब वाटरमेलन के केस में हमने पढ़ा कि 30 से लेके 40 टन प्रति हेक्टेयर, 30 से लेके 40 टन प्रति हेक्टेयर FYM आपका एक हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। और अगर हम फर्टिलाइजर डोज की बात करें, अगर हम फर्टिलाइजर डोज की बात करें तो यहाँ पे NPK कितना चाहिए, देखो यहाँ पे NPK देखो कितना चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए 60 से लेके 80 किलो प्रति हेक्टेयर। और अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस चाहिए आपका 40 से लेके 60 किलो प्रति हेक्टेयर। और अगर हम के की बात करें तो के चाहिए आपका 60 से लेके 80, सेम एज नाइट्रोजन, सेम एज नाइट्रोजन। अब देखो जब भी तुम लोग ये चीज पढ़ते हो तो ये रिलेट किया करो यार, N और K सेम है, N और K सेम है 60 से लेके 80, P अलग है, P थोड़ा सा कम हम डालते हैं, कितना थोड़ा कम, 40 से लेके 60, नाइट्रोजन डाला 60 से लेके 80, K भी डाला 60 से लेके 80 किलो, और P हमने थोड़ा सा कम डाला, P हमने थोड़ा सा कम डाला, कितना कम डाला, 40 से लेके 60 किलो प्रति हेक्टेयर। तो NPK की डोज आपको पता होनी चाहिए, हर क्रॉप में NPK कितना डाला जाता है, हर क्रॉप में NPK कितना डाला जाता है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे एक और ट्विस्ट आ जाता है बच्चे। देखो हम हमेशा क्या बात करते थे, हम हमेशा ये चीज बोलते हैं कि यूजुअली बेसल डोज में हम क्या करते थे, यूजुअली बेसल डोज में हम FYM देंगे, हाफ डोज हम N की देते थे और फुल डोजेस P और K के देते थे, यही करते थे। और टॉप ड्रेसिंग में हम रिमेनिंग हाफ डोज नाइट्रोजन की देते थे, यही हम करते थे, यही सीन हम करते थे। अभी तक हमने जितनी भी क्रॉप पढ़ी है हमने यही सिनेरियो पढ़ा है कि हम बेसल डोज में पूरा FYM देंगे, FYM के साथ हम आधी डोज नाइट्रोजन की देंगे और उसके साथ साथ हम फुल डोज फास्फोरस और पोटेशियम की देंगे, और टॉप ड्रेसिंग हम रिमेनिंग हाफ डोज जो आधा बचा हुआ नाइट्रोजन है उसकी हम टॉप ड्रेसिंग करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बेटा ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 स्प्लिट डोजेस दी जाती है, नाइट्रोजन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अगर हम पूरा नाइट्रोजन 60 दे रहे हैं तो मतलब मुझे नाइट्रोजन को 20-20 किलो में डिवाइड करना है। तो 20 किलो नाइट्रोजन दूंगी मैं बेसल डोज के तौर पे, और बाकी मैं टॉप ड्रेसिंग के टाइम पे दूंगी, बाकी का 40 किलो मैं टॉप ड्रेसिंग के टाइम दूंगी। अब ये भी मैंने इकट्ठा नहीं देना, मैंने बोला 3 डोजेस, एक डोज दी मैंने बेसल डोज, 2 दी मैंने टॉप ड्रेसिंग, अब इसको भी मैंने 20-20 करके देना है। जैसे मैंने बेसल डोज दी उसके 1 महीने बाद मैंने रिमेनिंग 20 किलो दिया, उसके 1 महीने बाद मैंने रिमेनिंग 20 किलो डाला। तो ये चीज आपको याद रखनी है, हर केस में हर क्रॉप में क्या सिनेरियो पाया जाता है। तो हमने बोला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या, मैंने आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में बोला कि हमको 30 से लेके 40 टन प्रति हेक्टेयर FYM डालना है, और NPK हमें डालना कितना है, नाइट्रोजन और पोटेशियम 60 से लेके 80 किलो डालना है, और 40 से लेके 60 किलो हमें फास्फोरस डालना है। हर सिनेरियो में हम पढ़ते थे कि बेसल डोज में पूरा FYM आधी डोज नाइट्रोजन की और फुल डोज P और K की डलती है। बट इस सिनेरियो में ऐसा नहीं हो रहा है, इस सिनेरियो में बाकी चीजें तो सेम है, बट नाइट्रोजन को 3 स्प्लिट्स में डाल रहे हैं हम, 3 डोजेज में, 3 बार उसको 3 डोजेज उसकी डाल रहे हैं। पहली डोज हम उसको बेसल डोज के तौर पे दे रहे हैं, मतलब सोइंग से पहले हम उसकी पहली डोज दे रहे हैं, और सोइंग के 1 हफ्ते बाद जैसे मैंने एक बार नाइट्रोजन डाल दिया उसके 1 महीने बाद मैं दूसरी डोज डालूंगी जो कि टॉप ड्रेसिंग होगी, मतलब जर्मिनेशन के बाद।
और उसके बाद उसके 1 महीने बाद फिर से मैं उसमें आधी और जो जितनी 20 किलो और बचा है नाइट्रोजन उसको दूंगी। मतलब 2 डोजेस हमारी टॉप ड्रेसिंग के तौर पे हम देंगे और 1 डोज हमारी बेसल डोज के तौर पे जाएगी। बेसल डोज का मतलब होता है एक हमारा सीड सोइंग से पहले जाएगा और बाकी हमारे जर्मिनेशन के बाद डोजेस हम प्रदान करेंगे वाटरमेलन के पौधे को। तो ये चीज आपको याद रखनी है बच्चे, ये चीज आपको याद रखनी है कि नाइट्रोजन की 3 स्प्लिट डोजेस दी जाती है वाटरमेलन में और कितना कितना नाइट्रोजन हमें डालना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट डालने हैं, कितना न्यूट्रिएंट आप लोगों को डालना है। ठीक है, चलो अब एक मिनट, हाँ अब आ जाता है वेराइटीज पे। अब आ जाती है बच्चे इसकी वेराइटीज की, वाटरमेलन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, वाटरमेलन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। ठीक है, वेराइटी में वही बोलती हूँ बच्चे तुम लोगों को मतलब 5-6 वेराइटी आप लोगों को आनी चाहिए, 5-6 वेराइटी तुम लोगों को आनी चाहिए वाटरमेलन की। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आ जाती है बच्चे इसकी अशाही योमैटो, अशाही योमैटो, शुगर बेबी, अशाही योमैटो, शुगर बेबी। अब इस पे हंसना नहीं है, ठीक है, अब इस पे हंसना नहीं है, इनको याद रखना अपने अपने तरीके से, तुम याद रख सकते हो यार, मतलब कोई भी तरीका तुम याद करने का रख सकते हो। ठीक है, ओके चलो। उसके बाद आ जाता है न्यू हैम्पशायर मिगेट, न्यू हैम्पशायर मिगेट। ठीक है, इसके अलावा देखो ये 3 वेराइटीज आप लोगों को याद रखनी है। इसके साथ साथ अर्का सीरीज, मैंने आपको बताया था अर्का सीरीज IIHR बेंगलोर की होती है, तो अर्का सीरीज में आ जाएगा अर्का मधु, अर्का आकाश, अर्का मानिक। ये याद रखनी है बेटा, अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में भी सर कपाना पड़ेगा। तो अगर अभी से पढ़ते हो तो बाद में भी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके चलो। और अर्का ऐश्वर्या, अर्का आकाश, आकाश तो मैंने लिख लिया, अर्का ऐश्वर्या। और IARI की वैरायटी एक आ जाती है पूसा बेदाना, मतलब बेदाना, दाना नहीं है उसमें, सीडलेस वेराइटी। विच वेराइटी इज अ सीडलेस वेराइटी ऑफ वाटरमेलन? पूसा बेदाना। और जो पूसा बेदाना वेराइटी होती है वो ट्रिप्लॉइड वेराइटी होती है। वो कैसी वेराइटी होती है? वो ट्रिप्लॉइड वेराइटी होती है, इसीलिए वो सीडलेस वेराइटी होती है, इसीलिए वो सीडलेस वेराइटी होती है। तो हमने क्या क्या वेराइटीज पढ़ी, हमने क्या क्या वेराइटीज पढ़ी? मैंने बोला अशाही योमैटो, अशाही योमैटो, शुगर बेबी, न्यू हैम्पशायर मिगेट, अर्का मधु, अर्का आकाश, अर्का ऐश्वर्या, मानिक। अर्का मानिक इंपॉर्टेंट वैरायटी है, अर्का मधु इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूसा बेदाना बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ऐसी कौन सी वैरायटी है वाटरमेलन की जो आपकी सीडलेस है? सीडलेस है, ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है तभी ये सीडलेस है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में तुमने क्रोमोसोमल अबरेशन चैप्टर पढ़ा होगा, जहां पे तुम लोगों ने पॉलीप्लॉइडी के बारे में जाना होगा, पॉलीप्लॉइडी के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे तुमने पढ़ा होगा ट्रिप्लॉइडी किस तरीके से इंड्यूस की जाती है। ये मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर वाली सीरीज में पढ़ाया है। तो आजकल देखना तुम यार मतलब सीडलेस बहुत चीज़ें आ रही हैं कि बनाना सीडलेस आ रहा है, वाटरमेलन सीडलेस आ रहा है, वो सारी चीज़ें क्रोमोसोम में चेंजेस की वजह से आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार ये जेनेटिक्स का। ठीक है, क्रोमोसोम में चेंजेस हम इस तरीके से कर रहे हैं कि आगे सीडलेसनेस आ रही है। हमने जो मैकेनिज्म नेचुरली पाए जाते थे पौधे में, हम उसको आर्टिफिशियली इंड्यूस करवा रहे हैं। तो अब हम खाते ना वाटरमेलन खाते हैं तो हर दूसरी बाइट पे सीड आ जाते हैं। यार कभी लगता है यार इसमें बीज ना होते तो मजा आ जाता। बना दिए साइंटिस्ट ने बीज रहित वाटरमेलन बना दिए। तो बीज रहित वाटरमेलन कौन सी वैरायटी है? पूसा बेदाना, पूसा बेदाना। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बच्चे और भी याद रखनी है दुर्गापुर केसर और दुर्गापुर लाल, दुर्गापुर केसर और दुर्गापुर लाल। ठीक है,
दुर्गापुर केसर और दुर्गापुर लाल। तो हमने बोला अशाही योमैटो, हमने क्या बोला, अशाही योमैटो, शुगर बेबी, न्यू हैम्पशायर मिगेट, अर्का आकाश, अर्का मानिक, अर्का ऐश्वर्या, और उसके बाद हमने क्या बोला, पूसा बेदाना, वो ट्रिप्लॉइड वैरायटी हो जाएगी, और उसके बाद मैंने दुर्गापुर केसर और दुर्गापुर मधु वैरायटी बोली। तो बार बार इनको पढ़ना है तभी ये याद होंगी, बार बार इनको पढ़ना है तभी ये याद होंगी, अदरवाइज बच्चे याद नहीं होंगी। अभी मान लो डेली बेसिस पे तुम लोग पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे याद किया, क्योंकि अभी देखो, अभी तुम पढ़ोगे अच्छा शाही योमैटो, न्यू अर्ली हैम्पशायर, शुगर बेबी, अर्का आकाश, अर्का ऐश्वर्या, अर्का मानिक, पूसा बेदाना, दुर्गापुर मधु, दुर्गापुर लाल, दुर्गापुर केसर, हो गई याद अभी। पर तुम अगर 10 मिनट बाद भी पढ़ोगे तुम आधी वैरायटी भूल चुके होंगे। तो इसको बार बार देखा करो, बार बार देखा करो, तब जाके याद होंगी। मैंने तो पता नहीं कितनी बार जाके पढ़ी है, फिर भी कभी कभी बीच में मतलब स्किप हो जाती हैं चीजें, यार वो कौन सी वैरायटी थी, क्योंकि इतनी क्रॉप, हमारी भी कोई गलती नहीं है, दिमाग कितनी वैरायटी याद रखेगा, इतनी सारी क्रॉप हॉर्टिकल्चर में है, इतनी सारी चीजें हैं, तो अब कितना इंसान याद रखे। तो जितना रिविजन तुम लोग कर सकते हो उतना रिविजन करो, रिविजन से ही ये चीजें आएंगी। या अब सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, कुछ राग लगा लगा के पढ़ते हैं, शाही योमैटो, अर्का मधु, अर्का आकाश, अर्का मानिक, मतलब अपने तरीके से, जिस तरीके से तुम्हें याद होंगी उस तरीके से तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, चले आगे, चले आगे। वैरायटीज की बात कर ली, देखो अभी तक थोड़ा वो कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको सबसे पहले उसके क्लाइमेट और सॉइल के बारे में बताया, किस तरीके का क्लाइमेट और सॉइल चाहिए। फिर हमने बोला यार रेज्ड बेड में हम उसको लगाते हैं, और सोइंग टाइम नॉर्थ इंडिया में अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, और साउथ इंडिया में अलग है। ठीक है, मैंने बोला साउथ इंडिया में नवंबर से लेके जनवरी में हम लगाते हैं, और नॉर्थ में हम जनवरी से लेके फरवरी में हम उसको लगाते हैं। ये बात हमने कर ली। फिर हम सीड रेट पे आए, मैंने बोला जनरली ना 3.5 से लेके 5 किलो लगता है, पर अगर हाइब्रिड सीड है तो 1.5 से लेके 2.5 भी लग जाता है। ठीक है, इतनी बात कर ली। फिर मैंने बोला कि डेप्थ, कितनी डेप्थ पे हमने सीड सोइंग करने, तो मैंने बोला 2 से लेके 4 सेंटीमीटर, इतनी चीज हो गई। फिर हमने बोला इरिगेशन, अब यार समर सीजन की क्रॉप है, वार्म सीजन की क्रॉप है, तो पानी तो लगेगा, हर 4 से लेके 6 दिन के गैप में मुझे पानी देना है, और लाइट इरिगेशन करनी है। डन। न्यूट्रिएंट में मैंने बोला मुझे FYM 30 से लेके 35 टन डालना है, और मुझे NPK कितना डालना है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एंड पोटेशियम मुझे 60 से लेके 80 किलो डालना है, जहां पे मुझे फास्फोरस 40 से लेके 60 डालना है। और यहाँ पे मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नाइट्रोजन मैं ऐड कर रही हूँ वो मुझे 3 स्प्लिट डोजेज में डालना है। एक डोज तो मैं उसकी बेसल डोज के तौर पे दूंगी, और बाकी की 2 डोजेज जो है वो मैं टॉप ड्रेसिंग के तौर पे दूंगी। उसके बाद हम वेराइटीज पे आए कि जो आपका वाटरमेलन होता है उसकी अलग अलग वेराइटीज पाई जाती हैं। वाटरमेलन जो होता है उसकी अलग अलग वेराइटीज पाई जाती है, अशाही योमैटो, शुगर बेबी, ठीक है, न्यू अर्ली हैम्पशायर, और इसके अलावा मैंने पूसा, अर्का मानिक पढ़ा, अर्का ऐश्वर्या पढ़ा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको याद रखनी है, ये सारी वैरायटी याद रखनी है आपको। अर्का मानिक, अर्का ऐश्वर्या, पूसा बेदाना, दुर्गापुर मधु, दुर्गापुर केसर, अशाही योमैटो, शुगर बेबी, ये वैरायटी तुमको आनी चाहिए, ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है, ये वैरायटीज आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अब 1-2 चीजें और कर ले। ठीक है, अब वैरायटीज की बात भी हमने कर ली थी, उसके बाद आ जाता है वीड मैनेजमेंट। अब वीड मैनेजमेंट भाई वही चीज है, वीड को मैनेज करना। वीड को मैनेज कर सकते हैं हम हैंड वीडिंग करके, वही है वीड मैनेजमेंट। हम हैंड वीडिंग करके कर सकते हैं, हाथ से घास निकाल दिया। होइंग कर सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं, गुड़ाई कर ली, गुड़ाई के साथ साथ हमने क्या कर लिया, गुड़ाई कर ली, गुड़ाई के साथ साथ जो छोटे वीड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, ठीक है। ओके, चलो अब वीडिंग करना जरूरी क्यों है? जब भी तुम वीड मैनेजमेंट लिखते हो तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि वीड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। यार वीड्स को निकालना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि वो मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन करती है। तो आगे लिखना है फिर उसके बाद कि वीड मैनेजमेंट यहाँ पे किस तरीके से की जाती है। हाथ से वीडिंग की जा सकती है, हम इनिशियली होइंग करते हैं, गुड़ाई करते हैं, खोदना गुड़ाई करते हैं। तो गुड़ाई से क्या होता है, जो छोटी छोटी घास होती है वो निकल जाती है, उसकी रूट्स वो अपरूट हो जाती है, मतलब उसकी रूट निकल जाती हैं और जैसे उस पर धूप पड़ती है तो वो सूख जाती हैं। तो इस तरीके से हम वीडिंग कर सकते हैं, इस तरीके से हम वीडिंग कर सकते हैं वाटरमेलन के केस में, इस तरीके से हम वाटरमेलन के केस में वीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हार्वेस्टिंग की बात आ जाती है कि अगर मुझे इसकी हार्वेस्टिंग करना है, तुड़ान करना है, तो मैं इसका तुड़ान किस तरीके से करूंगी, इसका तुड़ान मैं किस तरीके से करूंगी ये जानते हैं। ठीक है, अब देखो तुमने जनरली बच्चे ये चीज सुनी होगी कि अगर तुम मार्केट में जाते हो, मैंने तो ये बहुत बार किया है कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो मार्केट में तुम देखते हो कि ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन को क्या करते हो तुम इस तरीके से टैप करते हो। ठीक है, और तुम सुनते हो कि यार उसमें से डल साउंड आ रही है कि मेटालिक साउंड आ रही है, डल साउंड आ रही है कि मेटालिक साउंड आ रही है। अगर उसमें से डल साउंड आए
तो मतलब वो हार्वेस्टिंग के लायक है, वो अच्छा वाटरमेलन है। अगर उसमें से मेटालिक साउंड आए मतलब वो अभी तक प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी इंडाइसिस होता है। मैच्योरिटी इंडाइसिस का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैच्योरिटी इंडाइसिस का मतलब होता है कि किस स्टेज पे वाटरमेलन को तोड़ा जाए, किस स्टेज पे वाटरमेलन को तोड़ा जाए। तो जब वाटरमेलन को हम टैप करते हैं और टैपिंग पे अगर आपको डल साउंड सुनाई दे, अगर टैपिंग पे आपको डल साउंड सुनाई दे, वो उसका क्या होगा, वो उसका मैच्योरिटी इंडाइसिस आ जाएगा, वो उसका मैच्योरिटी इंडाइसिस आ जाएगा। तो आप बोलोगे डल साउंड when tapped और thumbed। जब उसकी टैपिंग, उस पे इस तरीके से टैप करोगे, तुम वाटरमेलन पे इस तरीके से टैप करोगे, अगर आपको ऐसे डल सी साउंड आए, दैट मींस वो हार्वेस्ट करने लायक हो चुका है, दैट मींस वो हार्वेस्ट करने लायक हो चुका है। और एक और इसका क्राइटेरिया होता है, ये अगर वाटरमेलन है, वाटरमेलन का जो बेस है, अगर ये वाटरमेलन है, ये इसकी डंडी है, ये जो बेस है इसका, ये थोड़ा येलो होना शुरू हो जाता है। जो ग्राउंड पोर्शन है वाटरमेलन का टर्न्स येलो, उस टाइम पे मैं हार्वेस्टिंग कर सकती हूँ, उस टाइम पे मैं उसकी तुड़ाई कर सकती हूँ। पहले मैंने बोला डल साउंड देखना है, डल साउंड मैंने देखा, उसके साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि क्या उसका ग्राउंड पोर्शन थोड़ा बहुत येलो हो रखा है, क्या उसका ग्राउंड पोर्शन थोड़ा बहुत येलो हो रखा है। और अगर हम ऑन एवरेज बेसिस पे देखें तो हार्वेस्टिंग जनरली 95 टू लेके 120 दिन के बाद की जाती है। मैंने बोला हार्वेस्टिंग जनरली 95 टू लेके 120 दिन बाद सोइंग के की जाती है। सोइंग अगर मैंने आज की है तो उसके 95 या 120 डेज बाद हार्वेस्टिंग की जाती है। 90 मतलब अप्रोक्स 3 महीने की क्रॉप है, 3 से लेके 4 महीने की क्रॉप है। अगर मैंने आज लगाया है तो एग्जैक्टली 3 से लेके 4 महीने बाद मुझे वाटरमेलन देखने को मिल जाएंगे। और मैंने किस स्टेज पे हार्वेस्टिंग करनी है, मैंने देखना है उसको टैप करके, थंप मुझे उसको करना है, मुझे उसको इस तरीके से नॉक करना है। नॉकिंग पे अगर उस पे से डल साउंड आती है, दैट मीन्स वो हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है। अगर उसमें से मेटालिक साउंड आती है तो मेटालिक साउंड का मतलब होता है वो अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी देख सकती हूं कि जो ग्राउंड पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है वाटरमेलन का, वो अब येलो होना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा येलो होना शुरू हो जाता है। जब वो येलो होना शुरू हो जाता है तो उस टाइम पे भी हम उसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं, तो उस टाइम पे भी हम उसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपका हार्वेस्टिंग, ये हो जाता है बच्चे आपका हार्वेस्टिंग की किस दिन बाद, सोइंग के कितने दिन बाद हार्वेस्टिंग की जाती है और क्या मैच्योरिटी इंडाइसिस है। और क्या मैच्योरिटी इंडाइसिस है वाटरमेलन के कि किस स्टेज पे हम हार्वेस्टिंग करते हैं, कि किस स्टेज पे हम वाटरमेलन को हार्वेस्ट करते हैं, वो इंडाइसिस क्या है। चलो, हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या पढ़ते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद हम यील्ड पढ़ते हैं कि कितनी उपज हमें मिलेगी, कितनी उपज हमें मिलेगी। तो आप खुद सोचो, 20 से लेके 25 टन प्रति हेक्टेयर, 20 से लेके 25 टन, अप्रॉक्स आपका 20 से लेके 25 टन, इतनी टन उपज हमें वाटरमेलन के केस में देखने को मिलती है। तो आज हमने पढ़ा वाटरमेलन, एक ओवरव्यू में दे देती हूँ तुम लोगों को वाटरमेलन के बारे में फिर से, ठीक है। उसके बाद वाइंड अप करते हैं चीजें, ओवरव्यू दे देते हैं, नोट पे दे देते हैं ओवरव्यू, ठीक है। चलो, तो हमने पढ़ा वाटरमेलन। तो वाटरमेलन में मैंने बोला इसका नाम होता है सिट्रुलस लेनिटस, इसका नाम होता है सिट्रुलस लेनिटस और सिट्रुलस वल्गैरिस, यही हमने नाम पढ़ा। उसके बाद मैंने बोला इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 22 और इसकी फैमिली होती है कुकुरबिटेसी। ये रिवीजन है तो जल्दी चलेगा। इसकी फैमिली होती है कुकुरबिटेसी और इसका ओरिजिन होता है ट्रॉपिकल अफ्रीका, और इसका ओरिजिन होता है ट्रॉपिकल अफ्रीका। जब भी याद करते हो इस तरीके से लिख लिया करो, लिखने से याद होंगी चीजें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, अदरवाइज तुम लोग भूल जाओगे, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने इसके क्लाइमेट की बात करी, तो क्लाइमेट में मैंने क्या बोला, क्लाइमेट में मैंने बोला ये वार्म सीजन की क्रॉप है जहां पे 24 से लेके 27 डिग्री टेम्परेचर हमें इसकी ग्रोथ के लिए देना पड़ेगा। फिर हमने इसकी सॉइल की बात करी। सॉइल में मैंने बोला सैंडी लोमी सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल बेस्ट मानी जाती है और पीएच होती है 6 से लेके 6.5। और यहीं पे मैंने आपको 2 कैटेगरीज बताई थी। अगर मैं चाहती हूँ अर्ली जर्मिनेशन, अगर मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जर्मिनेशन हो तो मुझे सैंडी लोमी सॉइल लगानी है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी यील्ड अच्छी आए,
वाटरमेलन की ईल्ड अच्छी आए तो उसके लिए मैं क्लेई सॉइल में उसको लगाऊंगी, उसके लिए मैं उसको क्लेई सॉइल में लगाऊंगी। तो सॉइल और क्लाइमेट की बात भी हमने कर ली। उसके बाद हम क्या आए थे, उसके बाद हम सीजन पे आए थे। मैंने बोला था साउथ इंडिया में नवंबर टू लेके जैन में लगाया जाता है, और वहीं नॉर्थ इंडिया में जनवरी से लेके फरवरी में इसको लगाया जाता है। और लगाया कहाँ पे जाता है, रेज्ड बेड पे इसको लगाया जाता है या फरोज पे इसको लगाया जाता है। और रेज्ड बेड पे अगर लगाया जाता तो इसमें स्पेसिंग कितनी रखते थे, स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है। स्पेसिंग कितनी रखते थे, 2.5 से लेके 3.5 मीटर रोज के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, और 60 से लेके 120 सेंटीमीटर प्लांट्स और हिल्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ये बात हमने की थी सोइंग और सीजन के बारे में। फिर हम सीड रेट पे आए थे बच्चे। उसके बाद हम सीड रेट पे आए थे। सीड रेट में मैंने आपको बताया था कि सीड रेट इसका 3 से लेके आपका 3.5 से लेके 5 किलो लगता है। और वहीं अगर हम हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो हाइब्रिड में 1.5 से लेके 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर सीड लगता है। और वहीं हम हाइब्रिड की बात करें तो वहां पे 1.5 से लेके 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर सीड रेट लगता था। अब उसके बाद हमने इरिगेशन की बात करी, वो तो हमें पता ही है उसमें क्या ही लिखना है, ठीक है। हमने न्यूट्रिएंट की बात करी तो न्यूट्रिएंट में मैंने बोला 30 से लेके 35 टन FYM प्रति हेक्टेयर डालना है मुझे। नाइट्रोजन मुझे 3 स्प्लिट डोजेज में देना है। 60 से लेके 80 केजी नाइट्रोजन, 60 से लेके 80 के, और यहाँ पे 40 से लेके 60 किलो आपका फास्फोरस यहाँ पे डलेगा। तो ये हमने न्यूट्रिएंट की बात करी थी इसमें। उसके बाद हम सीधा वैरायटी पे शिफ्ट हो गए थे। तो वैरायटीज में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी, वैरायटीज में मैंने बताई थी आपको अशाही योमैटो, शुगर बेबी, न्यू अर्ली हैम्पशायर मिगेट, अर्का मानिक, अर्का आकाश, अर्का ऐश्वर्या, पूसा बेदाना। उसकी खासियत क्या बताई थी कि ये सीडलेस होता है। उसके बाद मैंने दुर्गापुर मधु और दुर्गापुर केसर भी आपको बताई थी। दुर्गापुर मधु और दुर्गापुर केसर भी मैंने इसके बाद आपको बताई थी। उसके बाद हम कहां पे आए थे, उसके बाद बच्चे हम कहां पे आए थे, उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने आपको इसकी वीड मैनेजमेंट के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद हम हार्वेस्टिंग पे आए। हार्वेस्टिंग में मैंने आपको क्या बोला कि जब 95 से लेके 120 दिन बाद आफ्टर सोइंग इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग के मैच्योरिटी इंडेक्सेस मैंने क्या बोले, डल साउंड प्रोड्यूस करेगा टैपिंग पे, टैपिंग की पे वाटरमेलन डल साउंड प्रोड्यूस करेगा, और इसके साथ साथ इसका जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड पॉइंट है, वो कैसा हो जाएगा, वो येलो होना शुरू हो जाएगा, वो पीला होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसकी ईल्ड की बात करी, उसके बाद हमने उसकी उपज की बात करी कि 20 से लेके 25 टन प्रति हेक्टेयर इसकी ईल्ड है। 20 से लेके 25 टन प्रति हेक्टेयर इसकी ईल्ड है। हो गई पूरी क्रॉप भाई, खत्म। इतने में एक एक उसमें ही तुम्हारी पूरी क्रॉप होगी। इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में पढ़ना है। डिस्क्राइब तो बच्चे आप कर ही सकते हो ना, डिस्क्राइब तो आप कर ही सकते हो, उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। वार्म सीजन है, इतना टेम्परेचर चाहिए, 2-4 और लाइनें डाली। अब वार्म सीजन का मतलब वो ठंड को ज्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉलरेंसी भी बताई थी कि 30 डिग्री तक टॉलरेट कर लेता है दिन में, और रात में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टॉलरेट कर लेता है। इस पॉइंट को ऐड कर लो। सैंडी लोमी सॉइल अच्छी मानी जाती है, क्यों मानी जाती है, उस पॉइंट को डालो। फिर मैंने लिखा है सैंडी लोमी अर्लीनेस, अर्ली क्रॉप लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ईल्ड के लिए क्ले अच्छी मानी जाती है। pH 6 से लेकर 6.5 होनी चाहिए। तो पूरा एक्सप्लेन करना है। पॉइंटर्स, अगर ये चीज इस तरीके से पॉइंटर की फॉर्म में तुमको याद हो गई तो आपको अब एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। रेज्ड बेड और फरो पूरा लिख ले कि रेज्ड बेड में लगाया जाता है, रेज्ड बेड किस तरीके से बनाए जाते हैं, रेज्ड बेड क्यों लगाए जाते हैं, अगर रेज्ड बेड में हमने लगाए तो स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए। प्रॉपर लिखना है, ठीक है। अब इतने बड़े हो गए हो आप लोग, पर तो प्रॉपर लिखना तुमको आना चाहिए। प्रॉपर लिखना आपको आना चाहिए कि किसी ने आपको इतने पॉइंटर्स दिए हैं तो तुम लोगों को उसको इलैबोरेट करना आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये हमने पढ़ लिया आज वाटरमेलन के बारे में बच्चे। हमने वाटरमेलन खत्म कर लिया है आज पूरा का पूरा कि वाटरमेलन को की प्रोडक्शन किस तरीके से की जाती है। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल ये रहा एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, स्कैनर को स्कैन करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो भी PDF है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। ओके, डन।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मुझे जब भी तुम लोग देखोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वाला मेथड ज्यादा इस वाले मेथड से चले हम, जो लिखने वाला है। मुझे लगता है लिखने वाले से ना प्रैक्टिस हो जाती है। तुम भी ऐसे करना कि जब पढ़ रहे हो तो नोट्स लिख लिए, नोट्स बना लिए साथ साथ में, और याद भी होगा, याद भी जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू पीपीटी। ठीक है, चलो डन। ये चैनल को ज्वाइन कर लेना यार। और इसके साथ साथ अगर तुम लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस इन बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको जरूर ज्वाइन करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। ठीक है, ओके, चले मिलते हैं अगली क्लास में जहां पे हम कोल क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।